बिस्मिल्लाह। अच्छा बेटा, this is our chapter number 3, hardware. In chapter number 3 we have hardware, in which we have 3.1 computer architecture, 3.2 input output devices, and 3.3 storage, right? So we are starting computer architecture. Computer architecture means how computer should be built, how computer should be built. अच्छा, इसके लिए जो आइडिया दिया था, दैट आइडिया वाज गिवन बाय वॉन न्यूमैन इन 1945। इसने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था। उस रिसर्च पेपर से कहा था कि अ कंप्यूटर शुड हैव स्टोरेज डिवाइस वेयर वी कैन स्टोर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इससे पहले कंप्यूटर जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर था। आप इसको डेटा देते थे और आप इसे इंस्ट्रक्शन देते थे, वो उस डेटा के ऊपर को कैलकुलेट कर देता था। आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते थे। आपने एक डेटा आइटम दिया, सपोज कि आपने एक वैल्यू दी 579913 2। आपने बोला कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 5798 से, ठीक है ना? ये आपने इंस्ट्रक्शन दी है। तो बेसिकली ये डेटा है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये डेटा है। अब ये इसको कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दे देगा, फिर उसके ऊपर आप कोई और कैलकुलेशन करना चाहें। बट आप इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये चाहते हैं कि पहले कंप्यूटर के अंदर ये बटन प्रेस कर दें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस प्लस, और उसके बाद आप इसको वैल्यू दें कि 20 30 90 80 30 20 15, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये इन वैल्यूज को क्या करे, इस सीक्वेंस के अंदर कैलकुलेट करे। आपको क्या करना होगा, आपको पहले लिखना होगा 20, फिर आपको ऑपरेटर देना होगा, फिर आप दूसरी वैल्यू लिखोगे, फिर आप ऑपरेटर दोगे, यानी आप डेटा और इंस्ट्रक्शन आप जो है वो एज अ सेट नहीं दे सकते। आपको एक डेटा आइटम देना है, एक इंस्ट्रक्शन देनी है, एक डेटा आइटम देना है, एक इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक है? वॉन न्यूमैन ने कहा कि अ कंप्यूटर शुड हैव स्टोरेज डिवाइस वेयर वी कैन स्टोर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बिफोर एग्जीक्यूशन। ये जो आइडिया वॉन न्यूमैन ने दिया था, इस आइडिया के ऊपर आज सारे कंप्यूटर काम करते हैं। ये नहीं है कि वॉन न्यूमैन ने जो आइडिया दिया उस पर कंप्यूटर खुद डेवलप कर दिया, लेकिन आज दुनिया का हर कंप्यूटर इसी आइडिया पर काम कर रहा है। आप देख लो, आपको कोई भी चीज, कोई भी प्रोग्राम चलाना है तो पहले आप क्या करते हो, उसको अपने पास इंस्टॉल करते हो, और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हो। ऑनलाइन गेम्स भी वो किसी कंप्यूटर में पहले इंस्टॉल होते हैं और फिर वहां से एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं किसी कंप्यूटर में, आपको उसको स्टोर करना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन की बात करते हो तो वो भी किसी कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया हुआ। आपको कोई डॉक्यूमेंट बनानी है तो पहले अपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस या जो भी वर्ड प्रोसेसर है वो आप उसे इंस्टॉल करोगे और उसके बाद उसको यूज कर सकते हो, उसके अंदर डॉक्यूमेंट बना सकते हो। आपको सर्फिंग करनी है तो आपको ब्राउज़र इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद आप सर्फिंग कर सकते हो, ठीक है ना? आपको स्प्रेडशीट पे काम करना है तो कोई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पहले आप डाउनलोड करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे, फिर उसके बाद आप, तो आज पूरी दुनिया, जो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का हर कंप्यूटर आज वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहा है। वॉन न्यूमैन ने जो आइडिया दिया था, उस आइडिया के ऊपर आज पूरी दुनिया का कंप्यूटर काम कर रहा है। ठीक है बेटा? तो ये अच्छा, ठीक। अच्छा, वॉन न्यूमैन ने जो आइडिया दिया था, इस आइडिया को हम एक नाम देते हैं और वो नाम है स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है? आपके पास एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करें। ये स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है, ये 2 मार्क का भी हो सकता है और 6 मार्क्स का भी, यानी कभी 3 मार्क का क्वेश्चन आया, कभी 4 मार्क का क्वेश्चन आया, कभी 5, कभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया।
अगर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा तो आपको 2 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, और अगर 6 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। अभी हम इसको करते हैं तो फिर आपको जो है इसके अंदर वो हम देखते हैं कि किस तरह हम इसके आंसर को 6 मार्क का आंसर बना सकते हैं और कैसे हम 2 मार्क का आंसर बना सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम अपने सिलेबस आउटलाइन को ओवरव्यू कर लें। देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ना है कि रोल ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। सीपीयू का आपको रोल पढ़ना है कि व्हाट आर द रोल ऑफ द सीपीयू, कैसे सीपीयू काम कर रहा होता है। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड सीपीयू। मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट इस पार्ट ऑफ कंप्यूटर को सीपीयू समझते हैं। ये बेटा सीपीयू नहीं है, दिस इज सीपीयू बॉक्स या सीपीयू केस। इस बॉक्स या केस के अंदर अगर इसको खोलकर देखें तो इसके अंदर ये हमें एक मदरबोर्ड नजर आता है। इस मदरबोर्ड को अगर आप देखें तो इस मदरबोर्ड के ऊपर एक डिवाइस नजर आती है। इस डिवाइस को हम कहते हैं सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू। ये सीपीयू बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर एक मदरबोर्ड होता है। इस मदरबोर्ड के ऊपर एक प्रोसेसर लगा होता है। इस प्रोसेसर को हम सीपीयू कहते हैं। ठीक है, ये पहली बात तो ये कि हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय सीपीयू। तो सीपीयू जो है वो बॉक्स नहीं है। उस बॉक्स के अंदर जो मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड पर जो हमने कंपोनेंट लगाया हुआ है एज अ प्रोसेसर, उस प्रोसेसर को हम सीपीयू कहते हैं। तो जब भी हम सीपीयू को रेफर करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर को रेफर करेंगे, प्रोसेसर को रेफर करेंगे, तो बेसिकली हम उस डिवाइस की बात कर रहे हैं। अच्छा, सीपीयू क्या कर रहा होता है? सीपीयू बेसिकली हम कहते हैं कि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी सीपीयू का बॉक्स ऐसा है जैसे आपका स्कल, आपका हेड, और उस बॉक्स के अंदर सीपीयू ऐसा है जैसे आपकी बॉडी में, आपके स्कल के अंदर आपका ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होता है? ये जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको प्रोसेस कर रहा होता है और इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है और रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे आपने आपकी जो 5 सेंसेस हैं वो डेटा आपके ब्रेन को देंगे, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपका जो है कंप्यूटर के अंदर आप इसके जितने भी आप कह सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये जो है ये सारे के सारे सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं। ये डेटा सीपीयू को देते हैं, सीपीयू प्रोसेस करता है और इनको डेटा देता है सो एज यू कैन सी इट। ठीक है ना, तो इनपुट डिवाइस से डेटा देंगे सीपीयू को, सीपीयू से प्रोसेस करेगा, आपको आउटपुट देगा। अच्छा, जब हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, पहली बात तो ये कि हमने देख लिया कि सीपीयू क्या है। सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट which accept data from input devices, process the data, and gives result which is displayed on output devices, or they may be stored on storage devices. यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय प्रोसेस। ठीक है ना, तो अब प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। हम ये कहते हैं कि सपोज किया यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट वेजेस ऑफ ऑफ एन एम्प्लॉय, राइट? आपको उसकी मंथली वेजेस कैलकुलेट करनी है। To calculate wages, you need some facts and figures. Like you need to know the daily wages rate of the employee and the attendance. ठीक है ना? तो these are known as data. Data are raw facts and figures which will be given to computer using input devices like keyboard हो गया, scanner हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वट एवर यू आर यूजिंग। तो डेटा क्या होगा भी आपका? डेली वेजेस, जो भी इसकी वेजेस बन रही हैं, एंड डेज। सपोज किया डेली वेजेस है इसकी 1000 और डेज इसने 25 डेज काम किया था। अब आप क्या करते हो? इसकी पे कैलकुलेट करने के लिए आप डेली वेजेस को
मल्टीप्लाई करते हो डेज से, ठीक है ना। तो आपने 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, तो आपके पास 25,000 आ गया। अब जो रिजल्ट आया वो ये है कि पे क्या होगी इसकी, 25,000। ये जो आपने वर्किंग की है डेटा के ऊपर, दिस इज नोन एज प्रोसेस। और जो रिजल्ट आया है, दिस रिजल्ट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। इट मीन्स डेटा इज इनपुट फॉर कंप्यूटर, computer process the data and gives you information in the form of output। ठीक है भाई। तो ये जो प्रोसेस करने का काम है, अब जो डेटा कंप्यूटर को आप दोगे, इसके लिए यू विल यूज इनपुट डिवाइसेस। और जो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो सकती है, प्रिंटर के ऊपर प्रिंट हो सकती है, कोई स्पीकर के ऊपर ये साउंड की सूरत में आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए आउटपुट डिवाइसेस। याद ये रखना है कि जब भी आप इनपुट डिवाइसेस को डिस्क्राइब करोगे, तो उसके साथ आप वर्ड डेटा यूज करोगे। अगर आपने इंफॉर्मेशन का वर्ड यूज किया तो यू विल लूज योर मार्क्स। बिल्कुल क्लियर है ये। और जब भी आप आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करोगे, तो यू विल यूज इंफॉर्मेशन। अगर आपने आउटपुट डिवाइसेस के साथ डेटा का वर्ड यूज कर लिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने लिख दिया आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू ऑब्टेन डेटा फ्रॉम कंप्यूटर, तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। अगर आपने लिख दिया है कि इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये जो प्रोसेसिंग हुई है, इस प्रोसेसिंग के लिए जो आप डिवाइस यूज करोगे, उसको हम सीपीयू भी बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। सही है। इस प्रोसेसर के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बेसिकली आईसीज लगी होती हैं, और हर आईसी के अंदर गेट्स लगे होते हैं, लॉजिक गेट लगे हुए होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका जो भी प्रोसेसर होगा, इस प्रोसेसर के अंदर जो है वो आईसीज होंगी। ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर पे बहुत सारी आईसीज लगी होती हैं, और इन आईसीज के अंदर लॉजिक गेट्स लगे होते हैं। और लॉजिक गेट के ऊपर आपको मालूम है कि लॉजिक गेट को करंट सिग्नल्स के ऊपर काम कर रहा होता है, और दो टाइप के करंट सिग्नल आते हैं, ऑन और ऑफ। तो आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी यूज बाइनरी नंबर, तो ये रीजन है बाइनरी नंबर को यूज करने की। क्योंकि कंप्यूटर जिस डेटा को प्रोसेस कर रहा है, कंप्यूटर जो डेटा पे को प्रोसेस कर रहा है, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए वो उसके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, वो लॉजिक गेट से बनी है। और लॉजिक गेट यानी कंप्यूटर की जो इंटरनल सर्किटरी है, वो लॉजिक गेट से बनी है। और लॉजिक गेट्स को काम करने के लिए करंट सिग्नल्स ऑन और ऑफ चाहिए होते हैं, और वो आउटपुट भी ऑन और ऑफ के फॉर्मेट में देता है, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी नंबर सिस्टम। ये रीजन है कि जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये इस तरह डिस्क्राइब करना होगा कि व्हाई डू वी यूज बाइनरी सिस्टम इन कंप्यूटर। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हमें करना है, हर एक का एक एक पॉइंट हमें देखना है कि कोई पॉइंट हमारा मिस ना हो जाए। देखिए बेटा, पहला पॉइंट ये था कि अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सीपीयू। सीपीयू का रोल क्या है कि वेन एवर वी गिव डेटा टू इट, इट प्रोसेस द डेटा, इट वर्क्स डन ऑन द डेटा टू ऑब्टेन रिजल्ट। ठीक है। अच्छा भी। और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि हमने क्या किया है कि सारी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक सिंगल चिप के ऊपर इंस्टॉल कर दिया है। इस सिंगल चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। अच्छा, अब आपके पास आता है कि अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ सीपीयू। अब आपको सीपीयू के कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करना है कि सीपीयू जो आपका है, सीपीयू का मतलब क्या हुआ, जो आपका प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं।
अगर आप प्रोसेसर की बात करते हैं तो एक प्रोसेसर के अंदर ये कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। ये कंपोनेंट इसमें नहीं बना हुआ है, ये मैं बना रहा हूँ। इस डायग्राम को चेंज कर दूंगा अभी। ये कंपोनेंट इसके अंदर लगे होते हैं सीपीयू के अंदर। ये है आपका सीपीयू जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपका सीपीयू। सीपीयू के अंदर आपको यहाँ पे 3 कंपोनेंट नजर आ रहे हैं। एक कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, एक है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और एक है रजिस्टर। अब आपको समझना है कि इनके क्या काम है। ठीक है ना? ये है ना क्वेश्चन, क्या आपका देखा ना टॉपिक क्या है कि आपको इनके कंपोनेंट्स को पर्पस ऑफ कंपोनेंट्स बताना है। ठीक है ना? इसमें क्या है आपका एएलयू है, सीयू है, फिर रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स के अंदर ये आपके पास आ गया, फिर बसेस भी हैं। बसेस बहरहाल हम देखते हैं बसेस को भी। तो कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू के अंदर हमारे पास जो है ये कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। ये सबसे पहला जो कंपोनेंट ये है आपका सीपीयू। अगर मैं बनाता हूँ सीपीयू को तो ये जो है हमारा सीपीयू। ठीक है? इस सीपीयू के अंदर ये जो कंपोनेंट है जो रिजेंबल कर रहा है एक कैलकुलेटर से। बेसिकली यहाँ कैलकुलेटर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ इसकी एक सिंबॉलिक यहाँ पे कैलकुलेटर बनाया है। इसको हम कहते हैं एएलयू। एएलयू के दो कंपोनेंट है, एक है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब ये हुआ कि इट कैन परफॉर्म प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है? एक तो ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सेकेंडली ये बिट मैनिपुलेशन, याद है ना, हमने बिट को हमने देखा था कि आप बिट शिफ्ट ऑपरेशन कर रहे होते हैं, बिट को एंड और जो भी आप कर रहे होते हैं, बिट मैनिपुलेशन भी एएलयू कर रहा होता है। अच्छा, और फिर एएलयू क्या करता है आपका लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या है जो हम जैसे बिट मैनिपुलेशन में भी हमने यूज किए हैं, जैसे एंड करना, और करना, नॉट करना, जोर करना। ये सारे के सारे ऑपरेशन कौन परफॉर्म कर रहा होता है? एएलयू। तो अगर बे सम टाइम आप ये देखोगे कि कुछ बुक्स के अंदर या कहीं पर कभी कभी आपको कोई बोलेगा कि एएलयू इज द प्रोसेसर। बेसिकली प्रोसेसिंग तो यही है ना कि आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर, यही कैलकुलेशन है। अभी हमने देखा था ना कि हमने क्या किया, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लेकर आए। तो सम टाइम एएलयू को ही कैलकुलेट प्रोसेसर बोलते हैं। कभी ऐसा भी आपको मिलेगा कि कोई आपको यूनिवर्सिटी में पहुंचे या किसी बुक को आप पढ़ रहे हो तो उसने एएलयू ही को बोल दिया कि ये सीपीयू है। तो अगर लॉजिकली अगर आप बात करें तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल में कैलकुलेशन ही है जो, और वो कौन प्रोसेसिंग इज कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन इज डन बाय एएलयू। तो सम टाइम इसी कंपोनेंट को कुछ लोग क्या कह देते हैं कि यही सीपीयू है। तो इट्स ओके, देयर इज नो इशू इन दिस कॉन्सेप्ट। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर एक तो एक सिस्टम क्लॉक लगी होती है। ये सिस्टम क्लॉक क्या करती है? ये कंप्यूटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। ठीक है? सिस्टम क्लॉक के अंदर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा है। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक दफा जब ये वाइब्रेट होता है, इसकी हर वाइब्रेशन के ऊपर एक करंट सिग्नल जनरेट होता है। हर एक करंट सिग्नल के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रही होती है। यानी अगर सिस्टम क्लॉक की स्पीड, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो पहला कंप्यूटर लिया था उसकी सिस्टम क्लॉक की स्पीड थी 6 मेगाहर्ट्ज। 6 मेगाहर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि 6 मिलियन टाइम, ये वो क्लॉक नहीं है जो आपके पास है जो कि सेकेंड्स एंड मिनट्स और उसकी बात करते हैं। ये 6 मिलियन टाइम्स वाइब्रेट करता है इन 1 सेकेंड। जब 6 मिलियन टाइम ये एक सेकेंड में वाइब्रेट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि इट कैन प्रोसेस 6 मिलियन इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड। बट नाउ अडेज जो हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, उन कंप्यूटर्स के अंदर जो सिस्टम क्लॉक है वो ऑलमोस्ट 4 गीगाहर्ट्ज है। 4 गीगाहर्ट्ज मीन्स 4 बिलियन। यानी कंप्यूटर क्लॉक, अगर आम क्लॉक की बात करें तो कंप्यूटर क्लॉक की स्पीड ग्रेजुअली बढ़ रही है। आम जो क्लॉक आप यूज करते हो
तो आज से 100 साल पहले भी एक दिन में 24 आवर से और 24 हर आवर के अंदर आपके 60 मिनट से और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड थे। अब वो 100 साल बाद भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना? लेकिन कंप्यूटर के क्लॉक की जो स्पीड है, वो क्या हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। फिर आज अगर हम बात करें तो आज हमारे कंप्यूटर में सिर्फ ये एक अकेला प्रोसेसर नहीं लगा होता है। कभी हमारे पास में 2 प्रोसेसर लगे होते हैं जिसको ड्यूल कोर कहते हैं, कभी हमारे पास 4 प्रोसेसर लगे होते हैं, क्वाड कोर कहते हैं, कोर i7 है, कोर i11 है। हाँ, आपके जितने आपके अब हम कम इस पार्ट को कोर भी बोलते हैं। तो ये कोर एक सीपीयू है समझे। जितने ज्यादा कोर होंगे उतनी ज्यादा सीपीयू होंगे, जितने ज्यादा सीपीयू होंगे उतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को वो एक सेकंड के अंदर प्रोसेस कर रहा होगा। अब अगर सपोज किया क्वाड कोर है, तो क्वाड कोर का मतलब 4 प्रोसेसर है और अगर 4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड है तो 4 टाइम 4 गीगाहर्ट्ज ये हो गया आपके पास 16 गीगाहर्ट्ज साइकिल्स पर सेकंड, यानी 16 गीगा बिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में आप प्रोसेस कर रहे होगे। तो सिस्टम क्लॉक का काम क्या है, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं डिकोडर। जब भी कंट्रोल यूनिट को हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने का काम और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कंपोनेंट से काम लेने का काम जो है वो डिकोडर का है। तो ये क्या करता है, ये ठीक है कि आपकी प्रोसेसिंग सारी की सारी एएलयू में हो रही है, लेकिन एएलयू से ये प्रोसेसिंग करवाने का काम आपके कंट्रोल यूनिट का है। एएलयू एट इट्स ओन काम नहीं कर सकता। इसको काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की नीड है, इसको काम करने के लिए जो टाइमिंग सिग्नल्स की नीड है। ये दोनों चीजें आपको कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, इस एएलयू को ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो अपने ओन पे काम नहीं कर सकता। कंट्रोल यूनिट को काम करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं और वो इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा होता है, ओ सॉरी, एएलयू को अपने ओन पे काम नहीं कर सकता। एएलयू को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, वो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट देता है। ठीक है। फिर उसके बाद सपोज किया कि मैं आपसे कहता हूं कि इस नंबर को कैलकुलेट करें, तो इस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आपने पेपर के ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, चलो ठीक है, ये तो आपने वैसे कर दिया। अगर मैं कोई ये वैल्यू दे देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इन वैल्यूज को कैलकुलेट करो, तो अब आपको कोई वर्क स्पेस चाहिए जहां पर आप ये कैलकुलेशन करोगे। इसी तरह इस एएलयू को कैलकुलेशन करने के लिए, इस कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हाँ कुछ वर्क स्पेस चाहिए। उस वर्क स्पेस को जो कि सीपीयू के अंदर है, इस वर्क स्पेस को हम कहते हैं रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर। अच्छा, अब होता यह है कि कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप की स्टोरेज होंगे। हाँ, जैसे ये मैं बात करता हूँ इसकी, तो कंप्यूटर के अंदर जो है आपका सारा डेटा एंड प्रोग्राम जो है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होती है। आपका सारा डेटा एंड प्रोग्राम कहाँ पर है भी, आपके सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। अच्छा, सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर जो जितना भी डेटा एंड प्रोग्राम है, ठीक है भाई, ये आपका सारा का सारा डेटा एंड प्रोग्राम इसके अंदर है, इसको हमने कह दिया सेकेंडरी स्टोरेज। अब इस डेटा एंड प्रोग्राम के ऊपर काम करना है आपके सीपीयू को। अच्छा, सीपीयू डायरेक्टली इस डेटा एंड प्रोग्राम को रीड नहीं कर सकता, ये सीपीयू के लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। तो फिर होता यह है कि ये डेटा एंड प्रोग्राम लोड होकर आ जाते हैं रैम में। रैम के डेटा एंड प्रोग्राम को आपका सीपीयू पढ़ सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि सीपीयू कैन प्रोसेस ओनली वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। तो रैम से भी क्या होती है, वो सारी के सारी इंस्ट्रक्शन फैच होकर आती हैं रजिस्टर के अंदर। ठीक है, यानी अगर ये आपका
सीपीयू है, मैं 1 मिनट आपको दिखाऊं। हम्म, अच्छा ये देखिए, आपने इस प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर लोड किया। अब आपका ये सीपीयू है। इस सीपीयू के अंदर ये जो है, ये जो नजर आ रहे हैं, ये हैं रजिस्टर्स। अब होगा ये कि इस सीपीयू में रैम में से एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो रजिस्टर्स में आएगी। फिर उन इंस्ट्रक्शंस को आपका एएलयू और सीयू यूज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्टोरेज की बात करते हैं तो आपके पास एक तो मेन स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज। ये मेन स्टोरेज है, ये आपके पास टेराबाइट्स के अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होती है, इनमें से जब किसी प्रोग्राम पर डबल क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम लोड होकर आ जाता है रैम में। अब रैम की स्पेस होती है 8 GB, 16 GB, 32 GB। ये टेराबाइट्स के अंदर इसकी स्पेस है, और ये जीबी के अंदर है। और जीबीज भी जो है वो क्या है, 8, 16, 32 GB है। तो आपके हार्ड ड्राइव का सारा डेटा तो इसमें नहीं आ सकता। तो होता यह है कि जिस प्रोग्राम पर आप डबल क्लिक करते हैं वो प्रोग्राम आता है रैम में। जिस फाइल को आप ओपन करते हैं वो फाइल आती है रैम में। अच्छा, अब ये जो फाइल्स हैं ये भी जीबीज के अंदर होती हैं, लेकिन आपके रजिस्टर के अंदर जो सीपीयू के अंदर है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, बाइट्स के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। तो जिस फाइल के ऊपर आप करंटली काम कर रहे होगे वो फाइल कहां पर आ जाएगी, आपके सीपीयू के अंदर, रजिस्टर के अंदर। फिर रजिस्टर क्या करेगा, इस फाइल को के डेटा को क्या करेगा, वो एएलयू और सीयू को देगा। फिर वो उसको कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट भी रजिस्टर में स्टोर होगा, वहां से फिर वो स्टोर हो जाएगा रैम में। और जब आप फाइल को सेव करेंगे तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर फाइल सेव हो जाएगी। तो ये आपके पास मेथड है। अब देखें क्या होता है, जैसे इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि आपने अपना सारा जो भी बुक्स हैं, वो सारी की सारी बुक्स आपने क्या की होती हैं, अपने पास एक कबर्ड बनाई हुई होती है, एक आपकी शेल्फ होती है, उसके अंदर आपने सारी बुक्स को रखा है। लेकिन जिस सारी बुक्स को आप स्कूल लेकर नहीं जा सकते, तो आप क्या करते हैं, उनमें से जिनको आज पढ़ना है वो बुक्स और नोटबुक क्या करते हैं, अपने बैग में रखते हैं और वो पहुंचते हैं आप स्कूल लेकर। अच्छा, अब जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आप सारी की सारी बुक्स को अपनी डेस्क के ऊपर ओपन नहीं कर सकते। उनमें से भी क्या करते हैं, आप एक बुक को कहाँ रखते हैं, अपनी डेस्क के ऊपर। और डेस्क के ऊपर आपकी एक बुक है, उसमें सपोज क्या 200 पेजेस हैं, तो सारे के सारे पेजेस आपको नजर नहीं आते हैं। आपको सिर्फ एक पेज ओपन करना होता है। तो जो आपके पेजेस हैं जिनको आपकी आईज पढ़ रही हैं, वो समझ लें कि ये आपका रजिस्टर है। और जो आपकी डेस्क है जिसके ऊपर आपने अपनी बुक को ओपन करके रखा हुआ है, ये समझ लें कि ये आपकी मेमोरी है। और जो आपका बैग है जिसके अंदर आपने अपनी सारी बुक्स एंड नोटबुक्स को रखा हुआ है, ये समझ लें आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। और जो आपकी शेल्फ है जहां पर आपने अपनी सारी बुक्स और नोटबुक्स और रेफरेंस बुक्स रखी हुई हैं, उनको आप समझ लें कि वो आपका बैकिंग स्टोरेज है। राइट बेटा। तो अब देखें क्या होगा। सबसे पहले क्या करोगे, आप बुक से, बैग से बुक्स को निकाल के डेस्क के ऊपर रखोगे। फिर इस डेस्क पे रखी हुई बुक का एक पेज ओपन करोगे और वो आपकी आईज के सामने होगा, उसको आप पढ़ोगे। अगर आपको एक और पेज खोलना है तो पहले इस पेज को क्लोज करना पड़ेगा, फिर आप दूसरा पेज ओपन करोगे। फिर तीसरे पेज को ओपन करना है तो इस दूसरे पेज को क्लोज करोगे और फिर तीसरे पेज पर जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर होता है। तो
क्या होगा, आपका सारा डेटा एंड प्रोग्राम्स कहाँ पर होगा, आपके मेन स्टोरेज में होगा। जिस फाइल पर आपको डबल क्लिक करना है, जब जिस फाइल को ओपन करना है उसको आप लोड करोगे कहाँ पर, अपनी रैम में। रैम से एक एक इंस्ट्रक्शन फैच होकर आएगी सीपीयू के अंदर। ठीक है, एक एक इंस्ट्रक्शन जो है आपकी फैच होकर आएगी सीपीयू के अंदर। फिर उसके बाद क्या करेगा कि सीयू उसको अंडरस्टैंड करेगा, एएलयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आपने ये पॉइंट्स लिख दिए हैं तो भी आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का 5-6 पॉइंट्स बन सकते हैं। अब देखें, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के लिए क्या होगा कि आप सबसे पहली बात तो आप, ये है स्टोरेज की बात कर रहा है। सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर के अंदर मेन स्टोरेज होना चाहिए जहां पर आप सारी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करोगे। ठीक है, वहां से ये क्या होगा, जब आप किसी प्रोग्राम पर डबल क्लिक करोगे तो वो लोड हो जाएगा मेन मेमोरी में। अच्छा, मेन मेमोरी से क्या होगा, एक इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, एक इंस्ट्रक्शन या एक डेटा आइटम फैच होकर आएगा सीपीयू के अंदर। सीपीयू का डिकोडर उसको डिकोड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और एएलयू उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और जो रिजल्ट आएगा वो पहले आप मेमोरी में, रजिस्टर में रखोगे, फिर मेमोरी में, और फिर हार्ड ड्राइव पर सेव कर दोगे। ये पॉइंट्स आपके बनेंगे स्टोर प्राइम कॉन्सेप्ट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अभी तक जो हम एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ते हैं तो ये कहता है कि स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग इन दिस क्वेश्चन। हाँ, अभी तक जो मोस्टली स्टूडेंट जो है इसका करेक्टली आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ये आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका 2 मार्क का भी क्वेश्चन आया है, 4 मार्क का, 5 मार्क का, 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। एक और कॉन्सेप्ट है कि रैम के अंदर, रैम तो आपकी जीबीज के अंदर होती है, इनमें से रैम के अंदर वो पार्ट जहां पर आपने उस डेटा एंड प्रोग्राम को रखा हुआ है जिसको अभी आप करंटली लेकर आओगे सीपीयू के अंदर, इस पार्ट को हम कहते हैं इमीडिएट एक्सेस स्टोर। और ये जो रजिस्टर्स हैं, तो अगर आपसे ये डिफरेंशिएट करना है कि रजिस्टर और इमीडिएट एक्सेस स्टोर में क्या डिफरेंस है, तो पहली बात तो ये कि आईएएस आपकी मेमोरी का पार्ट है और रजिस्टर्स आपके सीपीयू का पार्ट है। दूसरी बात, आईएएस जो है ये वेटिंग रूम है। ठीक है, ये वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम का मतलब क्या हुआ, इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विच आर वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड। ये आपके लिए वेटिंग रूम है। ठीक है, यानी वेटिंग टू बी प्रोसेस या बिफोर प्रोसेस जो डेटा होगा वो आपका आईएएस के अंदर होगा। ये वर्क एरिया है। ठीक है, वर्क एरिया का मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इसके अंदर आएंगे, और बिफोर प्रोसेस में आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा भाई, अब इसके बाद आपके सीपीयू का तो एक क्या है कि सीपीयू के अंदर एक कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट के अंदर डिकोडर है जो इंस्ट्रक्शंस को डिकोड कर रहा होता है। एक क्लॉक है, सिस्टम क्लॉक है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को कंट्रोल करती है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसके अंदर जो है ये कंप्यूटर के साथ हर डिवाइस को इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा होता है कि कौन, यानी यूं समझें कि ये मैनेजर है। तो जब भी सीपीयू की बात होगी तो मैनेज की बात होगी, कोऑर्डिनेट की बात होगी, कंट्रोल की बात होगी। याद रखना है। ठीक है, एलयू की बात होगी तो बिट मैनिपुलेशन हो सकता है, बिट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता है, एंड और नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है एएलयू। ठीक है, और रजिस्टर्स क्या है, ये स्टोरेज इनसाइड सीपीयू है। ठीक है ना। कंप्यूटर जिस डेटा को पढ़ता है वो रजिस्टर से लेकर आके पढ़ रहा होता है आपका प्रोसेसर और एएलयू। आर यू गेटिंग दीज मेरा बच्चा? ठीक है, फिर उसके बाद अब ये हो गए कितने कंपोनेंट हो गए आपके सीपीयू के कंपोनेंट हो गए, एएलयू हो गया, सीयू हो गया और पीसी हो गया। एक सीपीयू का कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं बसेस। बस जो है जिस तरह,
सिटी के अंदर बसेस चल रही होती है जिसके थ्रू लोग एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर हम बस से हमारी हम कह रहे होते हैं, तो बस का मतलब ये हुआ कि वो डिवाइस दैट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, नॉट ओनली डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल सिग्नल्स। हाँ, तो ये सारी की सारी जो डिवाइसेस है इनको हम बस कहते हैं। तो बसेस बेसिकली हमारी वायर्स हैं, ठीक है ना। इन वायर्स का काम क्या होता है? इन वायर्स का काम होता है कि ये डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ठीक है। तो ये जो बसेस हैं बेसिकली हमारी ये वायर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बसेस की बात करें तो बसेस को हम तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक बस है हमारे पास डेटा बस। ये क्या करेगा? रैम और रजिस्टर्स के बीच में डेटा के एक्सचेंज का काम करेगा, यानी रैम एंड रजिस्टर्स। डेटा रैम से रजिस्टर में बसेस के थ्रू, डेटा बस के थ्रू आएगा, और रजिस्टर से वापस रैम में बस डेटा बस के थ्रू आएगा। देखिए ना, ये रैम है और ये रजिस्टर्स हैं। तो रैम से रजिस्टर के बीच में जो डेटा आता है वो किसके थ्रू आता है? बसेस के थ्रू आता है। अच्छा, ये हमने देखा था, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये रैम है और वो रजिस्टर है। तो डेटा बस के थ्रू डेटा जाएगा उसमें। एक हमारे पास है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है भाई? कंट्रोल बस वो सिग्नल्स देती है जिन सिग्नल्स के थ्रू आप अपने कंप्यूटर के डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे होते हो। तो ये कंट्रोल सिग्नल दे रही होती है। अच्छा, ये भी टू वे हो सकती है। कंट्रोल सिग्नल समटाइम डिवाइसेस भी देती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई है प्रिंट की, और प्रिंटर के अंदर पेजेस खत्म हो गए, तो प्रिंटर एक कंट्रोल सिग्नल देगा जिसको हम इंटरप्ट कहते हैं। इंटरप्ट इज आल्सो अ कंट्रोल सिग्नल, और वो जाएगा किसके पास? आपके सीपीयू के पास जाएगा। तो कंट्रोल सिग्नल किसने दिया है? आपके डिवाइस ने दिया है सीपीयू को, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि सीपीयू भी कंट्रोल सिग्नल दे रहा होता है और डिवाइसेस भी दे रहे होते हैं। यूजर ने कंट्रोल अल्ट एस्केप का बटन दबा के किसी कमांड को कैंसिल करने की कोशिश की है, तो ये भी कंट्रोल सिग्नल है। तो ये भी टू वे कम्युनिकेशन हो गई, कीबोर्ड से आएगा कंट्रोल सिग्नल आपके सीपीयू के पास, ठीक है ना। तो कंट्रोल सिग्नल जो है ये टू वे होते हैं। फिर उसके बाद तीसरी बस हमारे पास है जिसको हम कहते हैं एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या चीज है ये हमें देखना है। ये एड्रेस क्या मतलब हुआ? होता ये है कि रैम के अंदर जो डेटा स्टोर किया होता है, रैम में ऐसे ब्लॉक बने हुए होते हैं, सेल्स बने होते हैं। और एक 1 GB की रैम है तो इसका मतलब है कि 1 बिलियन सेल्स होंगे, और अगर 32 GB की रैम है तो 32 बिलियन सेल्स होंगे। अब किस सेल में कौन सा डेटा रखा हुआ है ये कैसे पता चलेगा? तो हर सेल को एक नंबर दे देते हैं। जिस तरह हमने कहा कि इस सेल का नंबर है, पहले सेल का नंबर है 100। अब आपका सीपीयू क्या करेगा? ये जो है, ये 100 जो एड्रेस है ये लोड करेगा एक बस में जिसको एड्रेस बस कहते हैं, और वो जाएगा इस लोकेशन पे, और फिर डेटा बस के थ्रू डेटा को लेकर आएगा अंडर सुपरविजन ऑफ कंट्रोल बस, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है? 101 के ऊपर ऐड 106 लिखा हुआ है, तो ये आपका सीपीयू बताएगा कि भाई एड्रेस बस को कि वो जाए उस लोकेशन से अंडर सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट, और वहां से डेटा को इन द यूजिंग डेटा बस लेकर आए। तो बेसिकली ये जो डेटा बस है इसको इंस्ट्रक्शन आपका सीपीयू दे रहा है। तो हम ये कहते हैं कि एड्रेस बस यूनी डायरेक्शन होता है, याद रखना है। ओनली एड्रेस बस इज यूनी डायरेक्शन, ऑल अदर बसेस आर बाई डायरेक्शन, ठीक है बेटा। अब हम इसके पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं।
देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए। अभी जो मैंने पढ़ाया है उसकी बेस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी हमने ये टॉपिक पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी भी हम कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। जी। हाँ, ये क्वेश्चन आया है समर 20 के अंदर। आपको बताना है कि ये सीपीयू का कंपोनेंट है या सीपीयू का कंपोनेंट नहीं। तो एएलयू, हाँ भाई, सीपीयू कंपोनेंट है बेटा। Yes, sir. एक्सीलेंट। एचडीडी। It's not a component. गुड। अच्छा, रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, रजिस्टर इज सीपीयू कंपोनेंट, राइट। अच्छा, रैम, रैम आउटसाइड द सीपीयू था, याद है ना। याद है ना, जो हमने बनाया था तो उसके अंदर हमने रजिस्टर्स अंदर बनाए थे, रैम को बाहर बनाया था, ठीक ना। तो ये It's not a नॉट अ CPU component. सीपीयू, सो एसएसडी नॉट अ सीपीयू कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट सीपीयू कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये पूछा आपसे कि सीपीयू के कंपोनेंट बताएं, 4। तो सीपीयू कंपोनेंट आप बता दें 4। क्या हो गया, एएलयू हो गया, सीयू हो गया, ठीक है ना। MAI, PC, रजिस्टर्स, हाँ, हाँ रजिस्टर्स, आप एम ए आर पी सी भी बोल सकते हैं, बसेस, ये सीपीयू के जी कंपोनेंट है, सर। ठीक। अच्छा भाई, अब ये कह रहा है stores data and instruction before they enter the CPU। सीपीयू में एंटर होने से पहले डेटा इंस्ट्रक्शंस कहाँ थी। In the RAM. Sir, RAM, रैम। अभी रजिस्टर नहीं पढ़ा हमने। मैनेजेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द करेक्ट कंपोनेंट। मैनेज की जब भी बात होगी तो Control unit. कंट्रोल यूनिट की बात होगी। सर आपने सेकंड यूजेस, वाला मिस कर दिया। हाँ वो वो मैंने भी पढ़ाया नहीं है। अच्छा, यूजेस द डेटा बस टू सेंड डेटा, डेटा को सेंड करने के लिए इनटू और आउट ऑफ सीपीयू, क्या होगा, कौन यूज कर रहा होगा। Control unit. Control एलयू, unit. एलयू और रैम यूज करेंगे। डेटा एलयू में आएगा, ये कंट्रोल यूनिट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। यूजेस द डेटा बस टू सेंड डेटा इन, ये सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, मैं एक मिस कर गया, एक और मिस कर गया, वो तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी मैंने, मैं एक और मिस कर गया। हाँ, ये मैंने भी नहीं पढ़ाया। कंटेंट विद इन सीपीयू, सीपीयू के, अच्छा, मैनेजेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, तो मैनेज की बात कर रहा है तो ये हो गया। कंटेंट विद इन द सीपीयू, सीपीयू के अंदर ये दोनों होते हैं। यूजर डेटा बस, तो एएलयू से डेटा जाएगा रैम में और रैम से एएलयू में आएगा। कैरीज आउट कैलकुलेशन ऑन द डेटा, ये एएलयू। ALU, yeah. अच्छा भाई, फिर उसके बाद 3 बसेस हैं, इन बसेस के आपको नाम बताने हैं। आपको इनको मैच करना है। ये बस, ये असल में यहाँ पे लिखा हुआ था, ये इस तरह बना हुआ था, मैं कॉपी पेस्ट किया तो ये ऐसे हो गया। अब आपको इनको मैच करना है। अब बताना है, दिस बस कैरीज आउट सिंगल यूज टू कोऑर्डिनेट कंप्यूटर्स एक्टिविटी। हाँ भाई, Sir, control bus कंट्रोल बस, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, मैनेज, कंट्रोल बस। और सर दिस इज बाई बाई डायरेक्शनल डायरेक्शनल बस। हाँ, डेटा बस डेटा बस, और लास्ट वाला होगा एड्रेस बस, तो एड्रेस यूनी बस, क्योंकि डायरेक्शनल यूनी एड्रेस। डायरेक्शन आपका एड्रेस बस होता है। हम्म। अच्छा भाई, अच्छा भाई, फिर उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, इनको मैच करना। अच्छा, ये कह रहा है ड्रॉ लाइंस, याद रखें अगर ड्रॉ अ लाइन होता तो 1 to 1 मैचिंग होती, ड्रॉ लाइंस हैं तो इसका मतलब ये कि मल्टीपल मैचिंग हो सकती है।
अच्छा, मल्टीपल मैचिंग किस तरह हो सकती है? एक ईच टर्म टू करेक्ट डिस्क्रिप्शन, एक टर्म जो है दो या ज्यादा डिस्क्रिप्शन से मैच हो सकती है। एक डिस्क्रिप्शन दो या तीन कंपोनेंट से नहीं करेगी। देखिए क्या कह रहा है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो एएलयू, अगर एएलयू से स्टार्ट करें तो एएलयू किससे मैच कर रहा है? Carries out operations such as addition and multiplication. Yes. And And carries out operations such as and or not. ठीक, ये हो गया। चलो, कंट्रोल बस, कंट्रोल यूनिट फिर Manages कंट्रोल the यूनिट execution of each instruction हो गया। गुड। and fetches each instruction in फैचेस, turn. गुड। रैम, Stores part of the operating system currently in use. Stores data currently in use. एक्सीलेंट हो गया। एंड लास्ट वन, रैम, डेटा कैन बी Read read but but not not altered. altered and startup routine। ठीक है। अच्छा, अब ये आया, देखें यहां पर आया है आईएएस और रजिस्टर का भी कॉन्सेप्ट। तो वो फिर जो मैंने फर्स्ट वाला तो सेकंड वाला होगा ना, क्योंकि यूज टू कैरी आउट कैलकुलेशन ऑफ डेटा, एएलयू। एएलयू, यूज टू कैरीज आउट, कहाँ पे लिखा हुआ है? यूज टू कैरीज आउट कैलकुलेशन, ठीक है, बिल्कुल सही है। बसेस यूज टू होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर द हैं, प्रोसेस। बसेस, अच्छा सॉरी, Used to connect together the internal components of the CPU. गुड हो गया। कंट्रोल यूनिट, Used to manage the flow of data through मैनेज the CPU. मैनेज 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 का वर्ड है, सही है। आईएएस, Used to hold data and instructions before they are processed. बिफोर प्रोसेसिंग, याद है? आईएएस, यस। Input and output used to allow interaction with the computer. ओके। And एंड registers used to temporarily hold data and instructions during processing. ड्यूरिंग प्रोसेस, याद है हमने बात की थी ड्यूरिंग प्रोसेस की। एक्सीलेंट। तो ये हमारे पास हो गया रजिस्टर। ठीक है बेटा, ये इस टाइप के क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन आया है जिसके अंदर आपको बसेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बस होगी, है जैसा ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं। हम्म, ठीक, अब आपको यहाँ पे बसेस को आइडेंटिफाई करना है। सही। अब देखें, ये रजिस्टर है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, ये पूरा पूरा पार्ट जो है इसको हम कहेंगे ये आपका प्रोसेसर। ये असल डायग्राम है प्रोसेसर की। ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है कि हाँ, अब इसमें से बताना है कि ए कौन सी बस है, बी कौन सी बस है और सी कौन सी बस। Sir, A is the control bus. ए कंट्रोल बस है क्योंकि देखें ये सिस्टम क्लॉक के साथ ये सिंक्रोनाइज होकर आई है। एक्सीलेंट। ए क्या हो गया अभी और आपका? फिर बी, बी एड्रेस बस है। कंट्रोल बस। बी को एड्रेस बस कह सकते हैं क्योंकि ये यूनी डायरेक्शन, आप देखें यूनी डायरेक्शन, तो एड्रेस बस हो गया। और एक्सीलेंट हो लास्ट गया। वाला डेटा बस। ग्लास वाला डेटा बस से देखें एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन रैम एंड रजिस्टर कर रहा है, तो ये डेटा बस। अच्छा भी,
फिर हमारे पास जो हम बात की थी अभी ने कोड्स की, याद है आपको? अभी हमने बात की थी कोड्स हैं। तो देखें ये जो है, अगर सिंगल कोर में एक एएलयू एक सीयू एक रजिस्टर होगा, ड्यूअल कोर में दो एएलयू दो सीयू दो रजिस्टर्स के सेट होंगे, क्वाड कोर के अंदर 4 ALU 4 CU और 4 रजिस्टर्स के सेट होंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या है, रजिस्टर। ठीक है बेटा, सही। अब ये वाला कंपोनेंट हमने कर लिया है, अब इसके अंदर रह गया है आपका फैच एग्जीक्यूट साइकिल। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये डॉक्यूमेंट जो है आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये डॉक्यूमेंट मेरी वहाँ पे पड़ी हुई है वेबसाइट पे, वहाँ से डाउनलोड करें और इस पे काम करें। चलो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।